हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों हमने कल एक मिनट हमने कल हमारे लेक्चर में लास्ट जो हमारा लेक्चर था वहाँ हमने किसके बारे में पढ़ा था सर? हमने वहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देखी थी। ठीक है, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी जिनको समझना हमारे लिए ज़रूरी था ताकि हम आगे के हमारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकें जीएसटी के अंदर। ठीक है, ताकि हम हमारे आगे के कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ सकें। तो बच्चों कहाँ ख़त्म किया था हमने? लास्ट जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी वो की थी बिजनेस की। तो बिजनेस में कुछ तो भी 9 एक्टिविटीज जिसको हमने बिजनेस माना था, और जिसमें जो याद रखना, जो ए वाला जो था ना, ए वाला उसमें क्या था? वेदर और नॉट फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट्स। चाहे पहला जो ए में जो एक्टिविटी थी, चाहे आप वो प्रॉफिट के लिए कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो भी आप उसको बिजनेस लोगे। तो वो हमने बिजनेस का डेफिनेशन देखा था। तो वहां हमको पता चला कि यार हर एक तरह का एक्टिविटी को क्या ले लिया गया है? बिजनेस ले लिया गया है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। एडवेंचर तक को क्या ले लिया गया है? बिजनेस ले लिया गया है। एंड चाहे किसी एक्टिविटी में रेगुलरिटी हो ना हो, फ्रीक्वेंसी हो ना हो, वॉल्यूम हो ना हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे एक बार भी अगर वो एक्टिविटी कर दी तो भी उसको बिजनेस मान लिया। ऐसा कुछ होता है क्या? बताओ। तो ये हमने बिजनेस की डेफिनेशन में कुछ देखा था। बच्चों आज हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन और हम देखते हैं अभी, और उसके बाद हम सीधे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पे आ जाएंगे जो कि हमारा रहेगा सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, अभी जो दो डेफिनेशन में हम करेंगे ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ तब से हम पढ़ते आ रहे हैं दैट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो बेटा गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती हैं वो डेफिनेशन भी तो हमको समझना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई किया तो जीएसटी लगेगा। भाई ये तो बताओ गुड्स में आता कौन कौन है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो गुड्स की कैटेगरी में आएंगी? अरे यार, एक मिनट बच्चों। तो गुड्स का डेफिनेशन क्या, सर्विसेज का डेफिनेशन क्या, गुड्स में क्या क्या चीजें आएंगी, सर्विसेज में क्या क्या चीजें आएंगी, ये हमको पता होना जरूरी है। तभी तो हम देख पाएंगे कि हाँ इसका सप्लाई हो रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी लगाना है या नहीं लगाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन के बाद साथ, और फिर हम आगे बढ़ेंगे सप्लाई के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और क्या बात है, लगता है तुम लोग में से अभी किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आया है? कोई मतलब मैसेज कुछ आता ही नहीं है ग्रुप में? हाँ, मतलब सब एकदम मक्खन माफिक चल रहा है। हाँ, बढ़िया है, अच्छी बात है। इतना अच्छा पढ़ाते हैं हम लोग। हाँ, पता ही नहीं था हमको कि किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आती है। बढ़िया है, दिस इज गुड, इट हैज टू बी लाइक दिस। ये वाला कलर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। चलिए बच्चों देखते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे गुड्स के डेफिनेशन का। ठीक है, यस, गुड्स। गुड्स का डेफिनेशन दिया गया है हमको सेक्शन 252 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 52। अभी सारा डेफिनेशन सेक्शन 2 में होता, तुम लोग को पता ही है। सब सेक्शन 52 में दिया गया गुड्स का डेफिनेशन। ठीक है, क्या बोलता है गुड्स का डेफिनेशन? पहले मैं रीड आउट कर देता हूँ। मैंने कहा था डेफिनेशंस ऑलरेडी आप लोग के जो भी मटेरियल होगा रिस्पेक्टिव आईसीएसआई आईसीआई जो भी मटेरियल है उसमें गिवन है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? बोले गुड्स बोलता है कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सुनने का, ये बोलता है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल समझते हो ना? अरे तुम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी समझते हो? ऐसी कोई सी भी चीज जिसको आप क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो, विच इज जिसका मोबिलिटी है, विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसको आप मूव कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो ऐसा कोई भी चीज विच इज मूवेबल, ठीक है, ऐसा कोई सी प्रॉपर्टी विच इज मूवेबल इन नेचर, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगी? गुड्स की कैटेगरी में आएगी। जैसे ये माउस है, इसको मैं इधर से उधर मूव कर सकता हूँ, मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या ये गुड्स की डेफिनेशन में आएगा? हाँ आएगा। ये पेन है, इसको मूव कर सकता हूँ फ्रॉम दिस टू देयर, तो क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है? हाँ है। तो क्या ये गुड्स की डेफिनेशन में आएगा? बिल्कुल आएगा। ये मोबाइल फोन है, इसको मूव कर सकता हूँ फ्रॉम हेयर टू देयर, हियर टू देयर, क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है? हाँ है। क्या ये गुड्स की डेफिनेशन में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो सिंपली गुड्स एक बार में खत्म। क्या? एवरी काइंड, हर एक तरह का। अरे जितना भी मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, जितना भी, सिर्फ एक नहीं,
जितना भी तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, सबके सब जो भी ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये मूवेबल है तो हाँ वो गुड्स है बेटा, जो भी चीज सोचो, आंख बंद करो और सोचो कि यार ये मूवेबल है, हाँ अगर वो मूवेबल है तो वो गुड्स है, बात ही खत्म। तो कुल मिला के गुड्स का डेफिनेशन कितना वास्ट हो गया। तो हर वो चीज जो मूवेबल है इट इज गुड्स, और उस पर लगा दो जाके जीएसटी। प्रॉपर्टी बोला है, ऐसे तो इंसान भी मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए उसने बोला मूवेबल प्रॉपर्टी। नहीं तो हम भी मूव करते हैं तो हमारे पर भी जीएसटी लगा दो है ना, हम कोई गुड्स की डेफिनेशन में थोड़ा ना आते। तो मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। पर साथ में ये भी बोलता है, पर साथ में एक चीज और बोलता है, क्या? अदर देन, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। एक मिनट, ये क्या है, एक्सप्रेसली मना किया गया इनके लिए, तो उसको हम दूसरे कलर से लिख दें ताकि हमको ध्यान रहेगा। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, इसका मतलब समझ रहे हो कि मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के, सिक्योरिटी समझते हो ना जिसका ट्रेडिंग वगैरह होता है, हाँ, तो मनी और सिक्योरिटीज हम वर्ड यूज में लेंगे, एक तरह का सिक्योरिटी होता नहीं है। मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के, पैसा, पैसे और सिक्योरिटीज को छोड़ के बाकी सभी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, गुड्स है। मनी मूवेबल है, हाँ है, इसलिए अलग से बता रहा है कि भले वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो मनी और सिक्योरिटीज, इसको एक्सप्रेसली क्या रखा गया है, गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। इसका मतलब क्या कि मनी के ट्रांजैक्शंस के ऊपर और सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन या सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ये गुड्स नहीं है तो गुड्स नहीं है तो बेटा क्या है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर जीएसटी लगता है। अगर ये गुड्स ही नहीं है तो मतलब ये इन पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो मनी की बात करूं या मैं चाहे ट्रेडिंग की बात करूं, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज की बात करूं, तो बेटा इनके ऊपर, इनकी सप्लाई के ऊपर क्या नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता है। बट एक बात ध्यान रखना कि वो कोई ब्रोकर है जो ट्रेडिंग करता है सिक्योरिटीज के ऑन योर बिहाफ, कोई ब्रोकर है, तो उसको जो आप ब्रोकरेज जो पे करोगे, ब्रोकरेज वो उसकी सर्विसेज के लिए पे करोगे, तो वहां पे जीएसटी लगेगा, वो अलग चीज है। यहाँ हम ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, मैं खुद पर्सनली खरीद रहा हूँ, खुद कुछ बेच रहा हूँ, तो वो ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे जीएसटी विल नॉट बी लेविड, बिकॉज मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। बट हाँ, बाकी सारा मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है। एक बात और इससे बोलता है हमको, एक बात और बोलता है हमको, क्या बोलता है कि बट इट इंक्लूड्स, इट बोले तो गुड्स इंक्लूड्स, अलग से कुछ बोला है इंक्लूड करने को, क्या बोला है, इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। अब मतलब यहां पे हम जो लिख रहे हैं ना, इट इंक्लूड्स, मतलब ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। पहले तो उसने बोल दिया सारी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, फिर उसने बोला कि दो ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आती। तीसरा जो बोल रहा है बट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स में क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये ऐसे यहाँ पे वो नाम आने वाले हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ऑल्दो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है बट स्टिल वो क्या है, गुड्स हैं, तो इसलिए अलग से बता रहा है। बट इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम समझते हो कि जैसे जिसको आप किसी फ्यूचर डेट पे एक्सरसाइज करोगे, जैसे बेटिंग, वहां पे आप क्या कर रहे हो, सामने वाले पे क्लेम, ठीक है, कि ऐसा हुआ, मैं जीता तो मेरे को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो एक्शनेबल क्लेम, ऑन सम एक्शन यू विल हैव सम क्लेम ऑन द अमाउंट। तो एक्शनेबल क्लेम जैसे बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, और इनके अलावा भी होते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम्स को भी क्या बोला इसने कि गुड्स है, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम को क्या बोला है कि हाँ दे आर गुड्स, और साथ साथ बोला growing crops, growing crops, grass and things attached or forming part of the land which are agreed to be severed before supply under a contract of supply। मतलब ऐसी क्रॉप्स जो अभी क्या है, जो अभी खेतों में लगी हुई है, जिसको अभी काटा नहीं है, ठीक है, जिसको अभी काटा नहीं है, जिसको हाँ हमने बोला है कि हाँ इसका, इसको सिवर किया जाएगा, इसको बाद में काटा जाएगा इस फसल को, और इसका सप्लाई किया जाएगा। तो ऐसी फसल जिसका आपने क्या कर लिया, उसके काटने से पहले
उस फसल को काटने से पहले क्या कर लिया है, उसका अगर आपने सप्लाई कर लिया है या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि हाँ ये जो चीज़ है बाद में इसको सप्लाई की जाएगी, अभी फसल आपने काटी नहीं है बेटा, ध्यान रखना, वो भी उस जमीन से ही अटैच्ड है, तो इन दैट केस वो जो ग्रोइंग क्रॉप्स है या उससे उस जमीन से जुड़ी कोई भी घास कुछ भी जो भी मटेरियल है, ठीक है, और अभी उसका आपने क्या नहीं किया, काटा नहीं है, तो उसके उस फसल के काटने से पहले अगर आप क्या कर लेते हो, उसके सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, उसकी सप्लाई को आप फिक्स कर लेते हो, तो इन दैट केस वो जो ग्रोइंग क्रॉप्स जो है ना, जो फसल जो खड़ी खेत में, वो भी किसकी डेफिनेशन में आएगी, गुड्स की डेफिनेशन में आएगी। तो सर बाद में काटने के बाद, तो बेटा वो काटने के बाद तो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी वैसे ही क्या किस में आती है, जीएसटी के अंदर आती है, बट इसमें हम एक्सक्लूसिवली ऐसा बोल के किसको, एक्सप्रेसली हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, हम वो फसल को एक्सप्रेसली इसमें इंक्लूड कर रहे हैं जिसको अभी हमने काटा नहीं है। तो वो फसल जो भी काटी नहीं गई है स्टिल अभी लैंड का पार्ट है, तो बेटा उसके उस फसल के कटने से पहले अगर उसके सप्लाई का हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो भी किसका पार्ट माने वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चों गुड्स का डेफिनेशन। पहला तो बोला कि गुड्स इंक्लूड्स एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बट ध्यान रखना मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं आएगा, ठीक है, मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं आएगा, यानी कि ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में जीएसटी नहीं लगेगा। फिर बट यहाँ हम दो चीजों की ऐसी बात कर रहे हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं है बट स्टिल वो गुड्स हैं, जैसे पहला एक्शनेबल क्लेम्स एंड दूसरा ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स जो भी स्टिल किसका पार्ट है, विच आर स्टिल द पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है, तो वो ये भी किसकी डेफिनेशन में आता है, गुड्स की डेफिनेशन में आता है। समझ में आई बात, बोलो समझ में आई बात। तो देखो थोड़ा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे इसने बोला कि मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा, तो सर मनी के कौन से ट्रांजैक्शन है जो मतलब जिनके ऊपर हमको जीएसटी नहीं लगाना है, मतलब किसके लिए मना कर रहा है, जैसे समझो ट्रांजैक्शन इन मनी का मतलब जैसे आप करेंसी का कन्वर्जन करा रहे हो, डॉलर को रुपीस में, रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हो, तो वो मनी में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है। साथ ही साथ आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो, डिपॉजिट करा रहे हो, बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो ट्रांजैक्शन इन मनी है, उस पर भी जीएसटी नहीं रहेगा, ठीक है। लोन बोरो कर रहे हो या लोन रीपे कर रहे हो, तो ट्रांजैक्शन मनी में हो रहा है, तो जीएसटी विल नॉट बी लेविड ऐसा कुछ तो भी, ठीक है। सिक्योरिटीज का बात करें तो ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, शेयर्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह, इनमें ट्रेडिंग वगैरह होता है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। आई बात समझ में। एक्शनेबल क्लेम की बात करूं तो एक्शनेबल क्लेम में हमारे पास है जैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम एक एक्शनेबल क्लेम होता है, ठीक है, कि वो जो है वो किस एक पर्टिकुलर एक्शन पे ही हम क्या कर सकते हैं, एक सर्टेन अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, तो एक्शनेबल क्लेम में इंश्योरेंस क्लेम आ गया। इंश्योरेंस क्लेम से हम, या फिर ट्रांसफर ऑफ अनसिक्योर्ड डेप्ट, अगर आप अनसिक्योर्ड डेप्ट को ट्रांसफर कर रहे हो, एक बंदे से दूसरे पर्सन के ऊपर डेप्ट अपनी ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, जिसका आप क्लेम लोगे किसी फ्यूचर डेट पे, तो ये भी क्या हो गया, एक्शनेबल क्लेम हो गया। तो एक्शनेबल क्लेम को उसने बोला कि अलग से बोला कि हाँ दे विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। बट बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे जो एक्शनेबल क्लेम्स की बात करें ना, यहाँ पे ट्विस्ट आएगा भी आगे चल के, कि सारे एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स में इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पे इसने ऑल्दो बोला कि एक्शनेबल क्लेम्स भी गुड्स के डेफिनेशन में आएंगे, बट इसमें एक ट्विस्ट मिलेगा हमको आगे चल के सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते, गिने चुने दो तीन हैं जो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, बाकी सारे गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं होते हैं। आई बात समझ में, ये समझ गए। ग्रोइंग क्रॉप्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटीज और मनी में कोई ट्रांजेक्शन होगा तो जीएसटी लगेगा। कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं मैंने बताया आपको, जैसे कन्वर्जन ऑफ करेंसी हो गया, डिपॉजिट विड्रॉल ऑफ मनी हो गया, ये सब चीज़ें आपकी कवर नहीं होंगे जीएसटी के अंदर। तो बच्चों ये था हमारा गुड्स का डेफिनेशन। चलो मैं आपको अभी ही बता देता हूँ, ये जो एक्शनेबल क्लेम है ना बच्चों, यहाँ पे केवल इस एक्शनेबल क्लेम में केवल 3 ही ऐसे एक्शनेबल क्लेम हैं जिनको गुड्स की डेफिनेशन में हम इंक्लूड करेंगे, इनके अलावा बाकी जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं उनको गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वो 3 एक्शनेबल क्लेम कौन से हैं? वो 3 एक्शनेबल क्लेम्स आपके बेटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी। ये 3 ऐसे एक्शनेबल क्लेम्स हैं जो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, जो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। अदर देन दीज, इनके अलावा जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं
वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। इंश्योरेंस क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अकॉर्डिंगली जीएसटी विल नॉट बी लेविड। आई बात समझ में? बोलो समझ में आ रही है बात? तो बच्चों ये था हमारा गुड्स का डेफिनेशन। इसको ऐसे कि ऐसे कॉपी कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा पढ़ने में आसानी रहेगा तुमको, अच्छे से थोड़ा पढ़ने में आएगा। कॉपी कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। किया कॉपी? चलो, तो ये हो गया गुड्स का डेफिनेशन यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटीज के डेफिनेशन का, ठीक है। हम बात करते हैं किसका? सिक्योरिटीज के डेफिनेशन का। सिक्योरिटीज नहीं, सॉरी, गुड्स तो हो गया, दूसरा क्या था? सर्विसेज। सर्विसेज के डेफिनेशन का हम बात करते हैं नाउ। नेक्स्ट इज सर्विसेज। अब देखो सर्विसेज के अंदर बहुत ही सिंपल सा काम है। सर्विसेज में कुछ नहीं ज्यादा दिक्कत ही नहीं रही। सर्विसेज में सीधा सीधा से ऐसा बोला कि सर्विसेज सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 में बोला कि एनीथिंग अदर देन गुड्स, anything other than goods, money and securities is services, ठीक है। आई बात समझ में? एनीथिंग, कुछ भी जो गुड्स नहीं है, वो सब चीजें जो गुड्स नहीं है वो किसकी डेफिनेशन में आएंगी? वो सर्विसेज हैं। इसलिए यहाँ पे अलग से उसने एक और चीज लिखी, मनी एंड सिक्योरिटीज। क्यों लिखा अलग से? क्योंकि मनी एंड सिक्योरिटीज तो गुड्स वहां पे भी नहीं था, तो कहीं आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो जाता। जैसे इसने लाइन बोली ना कि एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो आपको ऐसा लगता है कि मनी एंड सिक्योरिटीज भी गुड्स नहीं है, तो मनी एंड सिक्योरिटीज क्या सर्विसेज होगी? तो इसलिए एक्सप्रेसली उसने यहाँ पे लिख दिया कि एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, इन तीनों के अलावा बाकी की सारी चीजें क्या हैं? सर्विसेज हैं। आई बात समझ में? सीधा सा डेफिनेशन है सर्विसेज का, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। बट साथ में इसके एक और चीज ये बोलता है, ये तो बोला कि एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा बाकी सब चीजें क्या है? सर्विसेज है। बट ध्यान रखना मनी एंड सिक्योरिटीज को यहाँ भी बोल रहा है कि नहीं, वो नहीं है, ठीक है। बट साथ में इसने एक्सप्रेसली एक बात और बोली यहाँ पे, क्या बोली है? कि इट इंक्लूड्स, बट इट इंक्लूड्स activities relating to the use of money, activities relating to the use of money or its conversion, by cash or by any other mode, from one form to another, from one currency to another, or from one denomination to another form currency denomination, for which, important baat, for which a separate a separate consideration is charged, for which a separate consideration is charged, वो चीज सर्विसेज में आएगी। अभी समझे तुम लोग क्या हुआ यहाँ पे? तुम लोग को समझ में आया? बस तुम्हारे साथ क्या स्कैम हो रहा है यहाँ पे? पहले तो बोल दिया हमको कि सर सर्विसेज में वो सभी चीजें सर्विसेज होंगी जो गुड्स नहीं है, ठीक है। फिर बोला मनी एंड सिक्योरिटी नहीं है, मनी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज नहीं है, बोला है अदर देन, ठीक है। फिर नीचे बोलता है बट इट इंक्लूड्स क्या? इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज relating to the use of money or conversion or its conversion from one form to another or from one denomination to another or from one currency to another, जिसके लिए separate consideration charge किया गया है। समझ लो, हमने देखा था कि मनी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो गुड्स में नहीं आएंगी,
यहाँ बोला ठीक है वो सर्विसेज में भी नहीं आएंगी, बट अलग से फिर इसने बोलता है क्या कि अगर आपने क्या करा है, ऐसी कोई एक्टिविटी करी है जो कि रिलेटेड किससे, विद द यूज ऑफ मनी, ठीक है, या विद द कन्वर्जन ऑफ मनी। कन्वर्जन कैसा, मनी का कौन सा कन्वर्जन, या तो आप एक डिनोमिनेशन से दूसरी डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, या एक करेंसी से दूसरी करेंसी में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हो। सर फॉर्म मतलब, अरे जैसे तुमने वो नोट ले लिया, या 100 के नोट्स लेकर 500 का नोट ले लिया, या डॉलर को रुपी में, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसे किसी भी एक्टिविटी में तुम एंगेज हो, ठीक है, जिसके लिए और इसके लिए तुम क्या कर रहे हो, अलग से कोई कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो, ठीक है, जिसके लिए क्या हो रहा है, अलग से कोई कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है। फ्री में काम करके दे रहे हो कन्वर्जन का तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जीएसटी नहीं है। बट अगर जिसके लिए क्या कर रहे हो, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है फॉर द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन, तो बेटा वो चीज सर्विस डेफिनेशन में आएगा। ऑल दो बोला कि अदर देन मनी और सिक्योरिटीज बोला ऊपर इसने, बट अगर उसी मनी का आपने क्या किया है, यूज किया है, या उसका कन्वर्जन कर रहे हो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम वन डिनोमिनेशन टू अनदर, और फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी विल बी लेविड। आई बात समझ में, बोलो आई बात समझ में। यानी मनी का क्या किया, मनी का क्या किया, मनी का मैंने किया यूज, एक मिनट, हाँ, तो मनी का क्या किया, मनी का मैंने किया यूज, या उसका मैंने क्या किया, या मैंने उसका क्या कन्वर्जन, ठीक है, किसके लिए किया, फॉर सम कंसिडरेशन, तो बेटा वो जो चीजें क्या कहलाएगा, फिर वो सर्विसेज की डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है, फिर वो सर्विसेज की डेफिनेशन में आ जाएगा। जैसे हम जब क्या करते हैं, करेंसी को कन्वर्ट कराते हैं, तो एक कमीशन चार्ज करता है वो बंदा हमसे, जो मनी एक्सचेंजर होता है, वो हमसे कमीशन चार्ज करता है, तो वो सर्विसेज का डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। इस तरीके से कोई अलग से इंटरेस्ट, कोई कमीशन आपसे चार्ज कर रहा है फॉर दीज काइंड ऑफ सर्विसेज, फॉर दीज काइंड ऑफ रिलेटिंग एक्टिविटीज, तो फिर वो सर्विसेज की डेफिनेशन में आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो यहाँ पे आई होप तुमको सर्विसेज और मनी का डेफिनेशन क्लियर होगा। इसको लिख लो बच्चों, लिख लो कि कॉपी कर लो इसको, तो फायदे में रहोगे। ले लो जो एस एस लेना है, एस ले लीजिए। तो क्या अपन को गुड्स और सर्विसेज दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अच्छे से, हमको पता रहेगा कि किस चीज़ पे जीएसटी लगाना है, किस पे नहीं लगाना। अभी ध्यान रखना, सिक्योरिटीज को नहीं बोला इसने, सिक्योरिटीज तो ना तो गुड्स है ना सर्विसेज, यानी जीएसटी लगना ही नहीं है। समझ में आ रही बात? ऑन दी सेल ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज कोई जीएसटी नहीं लगना, ठीक है। मनी, मनी के ऊपर भी लगना, पर अगर मनी का क्या कर रहे हो, यूज। सर मनी का यूज कैसे करेंगे, थोड़ा बताओगे? बेटा मनी का यूज आप ऐसे करोगे कि मान लीजिए मनी आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, विड्रॉ कर रहे हो, तो वहां पे यूज ऑफ मनी हो रहा है ना। तो सर वो तो आपने गुड्स में बोला था कि नहीं है, बट यहाँ पे सर्विसेज में बोलते हैं बेटा उसने क्या, कि एक्टिविटीज, क्या बोला, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी या कन्वर्जन ऑफ मनी, तो बेटा वो सर्विसेज है, सर्विसेज है तो जीएसटी है। और इसके लिए अलग से कंसिडरेशन चार्ज करना चाहिए, पर ध्यान रखना इसके लिए अलग से कंसिडरेशन चार्ज करना चाहिए। क्या होना चाहिए इसके लिए, अलग से कंसिडरेशन चार्ज करना चाहिए। सर समझे नहीं, मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, तो बैंक वाले पैसा डिपॉजिट कराने पे कोई इंटरेस्ट वगैरह काटते हैं क्या, कुछ कमीशन लेते हैं क्या? नहीं लेते, तो भी नहीं ले रहे, यानी सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे, तो फिर वो सर्विसेज नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, तो बेटा पैसा डिपॉजिट करना, पैसे विड्रॉ करना, लोन लेना, लोन का रिपेमेंट करना, ठीक है, इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट मिलना या लोन पे इंटरेस्ट चुकाना, ये सब यूज ऑफ मनी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? लोन लेने के लिए प्रोसेसिंग फीस पे करना, ये सब यूज ऑफ मनी के उसमें आते हैं कैटेगरी में। तो बेटा ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए अगर आपने क्या करा है, सेपरेट कंसिडरेशन पे किया है, तो वो सर्विसेज में आएगा। जैसे समझो आप क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से अगर आप क्या करते हो, पैसा विड्रॉ करते हो एटीएम पे ले आके, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हो, तो बेटा उसके ऊपर आपकी एक जब विड्रॉ करते हो ना पैसा, तो उसका एक फीस लगता है, तो भी फीस लगा, यानी पैसा विड्रॉ करने का क्या लगा, अलग से कंसिडरेशन पे करना पड़ा, तो उस पर क्या लग जाएगा फिर, जीएसटी। क्यों? क्योंकि फिर वो सर्विसेज की डेफिनेशन में आ जाएगा,
सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज तो सर्विसेज की डेफिनेशन में आएगा, सर्विसेज की डेफिनेशन में आएगा तो जीएसटी लगेगा। बट अगर सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है, मैंने जाके बैंक से पैसा विड्रॉ किया, मुझसे कोई, पर उस विड्रॉ करने के लिए कोई मुझसे कुछ कमीशन नहीं कट रहा मेरा, ना ही कोई इंटरेस्ट लग रहा है मेरा, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि कोई सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज नहीं हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी विल नॉट बी लेविड। बट अगर अलग से कंसिडरेशन चार्ज हुआ तो वो सर्विसेज है और फिर जीएसटी विल बी लेविड। आई होप तुम लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। सेम ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा भी और नहीं भी लगेगा, बट दिक्कत किसका है, दिक्कत सिर्फ इसका है कि कंसीडरेशन होना चाहिए। कंसीडरेशन है तो सर्विसेज है, कंसीडरेशन नहीं है तो सर्विसेज नहीं है, बात खत्म। तो आई होप यहाँ पे तुमको गुड्स और सर्विसेज दोनों का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर बार यही काम आता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। तो हमको पता तो होना चाहिए कि किसका सप्लाई करने पे जीएसटी लगता है। तो बेटा ये गुड्स का डेफिनेशन था यहाँ पे और ये हमारा सर्विसेज का था। आई होप क्लियर है। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अब हम आते हैं हमारे मुद्दे के ऊपर, जिसका हम 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। चलिए, नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, चलिए। एक्चुअली हमने देखा था कि जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट जो होता है वो कौन होता है, सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। जैसे ये सप्लाई हुआ, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो या दोनों का हो, तो टैक्सेबल इवेंट है तो जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, ये ट्रिगर करेगा जीएसटी को। सप्लाई जो है वो क्या करेगा, एक तरीके से अट्रैक्ट करेगा जीएसटी को। तो जीएसटी सप्लाई का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, क्योंकि टैक्सेबल इवेंट ही सप्लाई है, तो हमको अच्छे से पता होना चाहिए सप्लाई का मतलब क्या, आखिर सप्लाई होती क्या है। क्योंकि सप्लाई है तो जीएसटी है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यही हमको समझ में आ रहा है कि सप्लाई का इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए हम इसका इतना बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो बच्चों, मीनिंग या डेफिनेशन या स्कोप ऑफ सप्लाई इज गिवन अंडर द सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। जो आपको क्या बोलता है सुनने का बच्चों, ठीक है, ये हमको बोलता है कि सर सप्लाई इंक्लूड्स, सेक्शन 7 में सबसे पहले आता है हमारे पास सेक्शन 7(1). ठीक है, सेक्शन 7(1) यह बोलता है हमको कि सप्लाई इंक्लूड्स, के सप्लाई में ये चीजें आती हैं जो नाम मैं लूंगा। ठीक है, ये चीजें सप्लाई में आती हैं क्या, सप्लाई इंक्लूड्स, पहला चीज all forms of supply of goods and services of both, all forms of supply of goods or services of both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal, ठीक है, which are made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business। देखिएगा, एक मिनट रुकिए, देखिएगा, ये बोलता है 7(1), बोलता है, ये बोलता है कि सप्लाई इंक्लूड्स, पहले तो सप्लाई इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करता है सप्लाई, कि भाई सेल, बार्टर, एक्सचेंज, ट्रांसफर, लाइसेंस, लीज, रेंटल और डिस्पोजल। डिस्पोजल समझते हो ना, मेरे पे कोई असेट्स थी, मुझे मेरे काम की नहीं थी, मैं उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो डिस्पोजल। ठीक है, डिस्पोजल। मेड
made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. ये बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है पहले सप्लाई का, एक जो नॉर्मल जो जिंदगी है जहाँ पे सप्लाई का एक जनरल मीनिंग हमको दिया गया वो ये दिया गया है सेक्शन नंबर 7(1) में कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ सच एज, अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो इस फॉर्म में हुआ है, यानी whether it is in the form of sale or barter or exchange, transfer, license, lease, disposal, renter, अगर इन फॉर्म के अंदर किसी गुड्स और सर्विसेज का क्या हुआ है, सप्लाई हुआ है, तो ये सभी फॉर्म ऑफ सप्लाई, ठीक है, क्या 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 माना जाएगा, ये सभी फॉर्म ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, ये सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। कब? when it is made or agreed to be made for a consideration by a person, ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। भाई आपने ये पहले लाइन में सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई में ये चीजें आएंगी कौन कौन सी, सेल, बार्टर, ट्रांसफर, एक्सचेंज, डिस्पोजल, लीज, रेंटल और डिस्मा, बस यही, ये सब चीजें सप्लाई में आएंगी, ये सभी फॉर्म ऑफ सप्लाई में आएगा। जिसको जो क्या है, मतलब इनको आपने सप्लाई करने के लिए हाँ बोला है, विचार मेड यानी इनका सप्लाई कर चुके हो, या अग्री टू बी मेड या इनका आप सप्लाई किसी फ्यूचर डेट को करोगे, यानी एडवांस के कॉन्ट्रैक्ट भी, एडवांस के कॉन्ट्रैक्ट भी कि मैंने अगर किसी से बात कर ली आज, ठीक है, मैंने कहा कि हाँ मैं आज से 2 महीने बाद आपको ये कमोडिटीज जो है सप्लाई करूंगा, तो मैंने अगर उसको आज भी क्या कर लिया है, इस कॉन्ट्रैक्ट में आ गया हूं कि हाँ मैं आपको 2 महीने बाद क्या करूंगा, सप्लाई करूंगा, तो वो आज के डे पर भी वो अग्री टू बी मेड वाला कंडीशन पूरा हो गया, तो उसको आज ही हम क्या कर लेंगे, सप्लाई मान लेंगे और आज ही उस पर जीएसटी लग जाएगा। तो आपने अगर क्या करा है, सेल, बार्टर, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल और डिस्पोजल, या तो कर चुके हो, सेल कर चुके हो, बार्टर कर चुके हो, एक्सचेंज कर चुके हो, या अग्री टू बी मेड, अग्री टू बी मेड यानी इसको आपने सेल करने का वादा किया है कि 2 महीने बाद मैं आपको सेल कर दूंगा, 2 महीने बाद मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। तो अग्री टू बी मेड यानी एडवांस के भी जो केसेस होते हैं कि अग्री टू बी मेड कि हाँ मैं 2 महीने बाद आपको डिलीवरी करूंगा, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को भी सप्लाई बोला जाएगा, यानी आज ही उसको सप्लाई मान लिया जाएगा और आज ही जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। पर ध्यान रखना अगली बात, इंपॉर्टेंट बात, ये सप्लाई तब बनेगी व्हेन इट इज मेड फॉर अ कंसिडरेशन। अगर ये सप्लाई आपने जो ऊपर जो बात करी है, ये जो ऊपर आपने जो एक्टिविटीज लिखी हैं, ठीक है, विच आर मेड और अग्री टू बी मेड, अगर ये कंसिडरेशन के लिए है तो ही ये सप्लाई मानी जाएंगी, अगर ये किसी कंसिडरेशन के लिए नहीं है, अगर ये इनके ऊपर कोई कंसिडरेशन पेबल नहीं है, ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई कंसिडरेशन पेबल नहीं है तो बेटा वो सप्लाई नहीं है, अगर कंसिडरेशन है तो ही ये चीजें, ये एक्टिविटीज सप्लाई मानी जाएंगी। एंड एक और जरूरी बात, ये सभी के सभी सेल, बार्टर, ट्रांसफर, एक्सचेंज, ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अरे इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब ये सारी जो ट्रांजेक्शन बात कर रहे हो सेल वगैरह का, तो सेल क्या होना चाहिए, बिजनेस के सानिध्य में रह के होना चाहिए। वैसे सानिध्य मतलब, अरे मतलब बिजनेस का एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। आपने सेल किया तो सेल इसलिए क्या हो क्योंकि वो आपके बिजनेस की एक्टिविटी है, आपने एक्सचेंज किया तो एक्सचेंज इसलिए क्या हो क्योंकि वो आपके बिजनेस में आ रहा है। तो सप्लाई इंक्लूड्स क्या, सेल, बार्टर, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लीज, डिस्पोजल, रेंटल, मेड और अग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आपने बिजनेस के फर्दरेंस में, ठीक है, यानी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आपने ये कुछ सेल वगैरह किया है, तो ही उसको क्या मानोगे, सप्लाई मानोगे, एज पर सेक्शन 7(1)(a). ये सिर्फ 7(1)(a) है, ध्यान रखना। 7(1) में बोलता है कि सप्लाई इंक्लूड्स, तो क्या पहला ए वाला क्लॉज बोलता है कि ऑल सच फॉर्म्स ऑफ सप्लाई,
जो किस फॉर्म में हो, सेल, बार्टर, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, विच आर मेड और अग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसको सप्लाई मानेंगे। दिस इज 7(1)(a). फिर इसके बाद है बच्चों 7(1)(b). ये तो ए था, अब आता है बी। बी क्या बोलता है देखने का, बी बोलता है हाँ, बी बोलता है हमको इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो वो भी क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। 7(1)(a) में तो कुछ चीजें बताती इनको सप्लाई मानना है। 7(1)(b) क्या बोलता है कि इंपोर्ट अगर हो रहा है सर्विसेज, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, अगर आप क्या कर रहे हो, सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, कंसिडरेशन पे कर रहे हो, ऐसी सर्विसेज जो आप इंपोर्ट कर रहे हो जिसके लिए आप कंसिडरेशन पे करो, फिर चाहे फॉर दी इन दी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, ठीक है, फिर चाहे वो बिजनेस के पर्पज के लिए हो या ना हो। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, ऐसा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस जिसके लिए आपने कंसिडरेशन पे किया है, यानी अगर मैंने अपने प्राइवेट पर्पस के लिए भी क्या करा है, इस कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूँ और उसके लिए कंसिडरेशन पे कर रहा हूँ, तो वो चीज भी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज भी किस में आएगा, सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। फिर चाहे मैंने उसको मेरे पर्सनल पर्पस के लिए यूज में लिया हो या मैंने मेरे बिजनेस के पर्पस के लिए यूज में लिया हो, इट डजेंट मैटर। आई बात समझ में। 7(1)(a) में तो सेल, ट्रांसफर, वो सब एक्टिविटीज आ गई जो बिजनेस के लिए होनी चाहिए, जिसके ऊपर कंसिडरेशन पे होना चाहिए और जो मेड अग्री टू बी मेड हो। ठीक है, फिर 7(1)(b) बोलता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज भी क्या है, सप्लाई है। कब है, जब आपने उसके लिए क्या करा है, कंसिडरेशन पे किया है। क्या इधर बिजनेस का होना जरूरी नहीं, चाहे बिजनेस के लिए हो या पर्सनल यूज के लिए हो, स्टिल वो सप्लाई है। फाइन। फिर आता है 7(1)(c). 7(1)(c) हमको बोलता है बच्चों कि द एक्टिविटीज specified in schedule 1 activities specified in schedule 1 without consideration। मतलब समझे इसका, समझ रहे हो मतलब, नहीं समझे तुम लोग मतलब, छोड़ो मैं बताता हूं भाई। 7(1)(a) में भी उसने एक बात बोली, कंसिडरेशन के लिए है तो सप्लाई है। बी में भी एक बात बोली, इंपोर्ट करा रहे हो सर्विस, कंसिडरेशन के लिए है तो सर्विस है। तो हमको अभी तक लग गया कि मतलब हाँ, सप्लाई के लिए कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। बट सी में ले आया वो ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट लाया, वो ट्विस्ट लेकर आया, ये बोला कि ऐसी एक्टिविटीज जो शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है। कहाँ स्पेसिफाइड है, शेड्यूल 1, अभी हम देखेंगे शेड्यूल 1 में क्या है, वो हम देखेंगे। बट उसने बोला ऐसी एक्टिविटी जो शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है और जो कि बिना किसी कंसिडरेशन के है, विदाउट कंसिडरेशन, स्टिल कंसिडरेशन नहीं है तो भी उनको सप्लाई मानेंगे। ठीक है, यानी कि 7(1)(c) में आता है हमारा शेड्यूल 1, जहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं विच आर ट्रीटेड एज सप्लाई इवन दो दे आर विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, फिर आता है हमारा 7(1)(d) जो ऐसे बोलता है एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2। बात ही खत्म। तो ये था हमारा 7(1) सेक्शन 7(1), जिसमें बताया गया है कि सप्लाई में क्या क्या आता है। तो ये बस ये चीजें सप्लाई में आती हैं कि सप्लाई इंक्लूड्स। तो 7(1)(a) में बोला, सबसे पहले बोल दिया कि सर कौन कौन सी चीजें हैं, तो सेल, बार्टर, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये सब क्या सेल है, अग्रीड विच आर मेड और अग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये सप्लाई है। फिर बोला साथ साथ इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज भी क्या है, सप्लाई है। फिर पर ध्यान रखना कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो कोई मतलब नहीं। फिर 7(1)(c) में आए तो बोला यहाँ पे और थोड़ा क्या कहते हैं, छूट दे दिया क्या, कि 7(1)(c) में बोला कि वो एक्टिविटीज जो शेड्यूल 1 में है ना वो भी सप्लाई है, जो एक्टिविटीज जो शेड्यूल 1 में है वो भी सप्लाई है, फिर चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो।
अगर कंसिडरेशन के है तो वो तो वैसे ही ऊपर आ जाएगा 7(1)(a) में। क्योंकि ये इनके ऊपर क्या है, कंसिडरेशन नहीं है, ये विदाउट कंसिडरेशन है, स्टिल हम इनको क्या मान रहे हैं, सप्लाई मान रहे हैं, इसलिए इसको 7(1)(c) में दिया गया है। शेड्यूल 1 में वो लिस्ट दे रखी है आपको। फिर 7(1)(d) में बोलता है कि शेड्यूल 2 में जो एक्टिविटीज दे रखी है ना, वो भी क्या है, सप्लाई है। बात ही खत्म। तो ये बच्चों, दिस इज दी डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, सिर्फ सप्लाई की डेफिनेशन की बात करूँ, सेक्शन 7 पूरा नहीं हुआ है, ये सप्लाई इंक्लूड्स, तो क्या क्या है वो बता दिया कि सप्लाई में ये आएगा। ठीक है, एक बार लिख लो इसको, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए एक बार। एज इट इज। पॉज करके लिख लो इसको। क्या कॉपी आप लोगों ने? ठीक है, तो ये था बच्चों की सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई में ये चीजें आती हैं। ठीक है, सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1। ठीक है, इसमें ए बी सी और डी। ए में तो चीजें हैं, बी में बोला कि इंपोर्टेशन सर्विसेज भी आएगा, सी में बोला कि भाई शेड्यूल 1 में जो है भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन है तो भी उनको आप सब सप्लाई मानना है, और डी में बोला कि शेड्यूल 2 में जो भी चीजें हैं उनको आपको सप्लाई मानना है। ठीक है, अब आता है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2। 7(2) क्या बोलता है देखने का बच्चों, है ना? 7(2) क्या बोलता है देखते हैं। हम्म 7(2) बोलता है, 7(2) किस बारे में, वैसे वो बता देता हूँ मैं आपको। 7(2) है बच्चों कि एक्टिविटीज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। ठीक है, एक्टिविटीज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई मतलब यहाँ वो एक्टिविटीज दी गई हैं जिनको कभी भी कतई भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। आप किसी पॉइंट का कुछ भी उठा के ले लो, ये जो एक्टिविटीज यहाँ पे दे दी गई है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको सप्लाई नहीं मानना है। सप्लाई नहीं मान रहे हो तो इसका मतलब ये है इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो 7(2) बताता है सप्लाई। 7(1) में क्या बोला, सप्लाई इंक्लूड, हाँ तो बताया सप्लाई में क्या क्या आएगा। 7(2) क्या बोलता है कि सप्लाई में ये चीजें नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी। कौन कौन नहीं आएगा तो देखने का, एक्टिविटीज नॉट ट्रीटेड सप्लाई कौन कौन, तो बच्चों पहला ए बोलता है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। मतलब शेड्यूल 1 में सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 2 में सप्लाई, शेड्यूल 3 में यहां पे ऐसे कुछ एक्टिविटीज और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन दिए गए हैं कि ये एक्टिविटीज या ये ट्रांजेक्शन कभी भी सप्लाई नहीं माने जाएंगे। तो वो एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन जो शेड्यूल 3 में गिवन है वो कभी भी सप्लाई नहीं माने जाएंगे। सर कौन कौन से, अभी हम देखेंगे, अभी हम शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 सब देखेंगे, बट अभी को एक बार याद रख लो कि कौन सप्लाई है कौन सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो ए में तो बोला एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। फिर बोलता है बी, इसी का बी हमको बताता है, क्या बताता है कि सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस undertaken by the central government, state government और local authority in which they are engaged as public authorities। याद है ये हमने एक बिजनेस के में भी देखा था, लास्ट वाला जो था बिजनेस की डेफिनेशन में, कि दोज एक्टिविटीज है ना, सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन इन विच या विच आर अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एंड पब्लिक अथॉरिटीज, तो वो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बिजनेस माने जाएंगे। तो बिजनेस तो माने जाएंगे, बट यहाँ पे 7(2) में क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया 7(2) के सब क्लॉज बी में ये बोल दिया कि ऑल्दो वो बिजनेस हैं बट स्टिल कि वो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन पे उनको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, 7(2) में बोल दिया कि उनको सप्लाई नहीं माना जाएगा। दोज एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज एन पब्लिक अथॉरिटी, तो उनको सप्लाई
नहीं माना जाएगा, अकॉर्डिंगली जीएसटी विल नॉट बी लेविड। ठीक है, तो 7.2 में जहां पे ऐसा बोला गया एक्सप्रेसली, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 7.2 में बच्चों, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 7.2 बता रहे हैं हमको, जैसे 7.1 था सप्लाई इंक्लूड्स, तो वहां बता दिया 4 चीजों में, 4 पॉइंट्स में ए बी सी डी, तो वैसे ही 7.2 बता रहा है सप्लाई एक्सक्लूड्स, के सप्लाई में क्या क्या नहीं आएगा, सप्लाई एक्सक्लूड्स, तो इसमें बता दिया 2 चीजें ए और बी। ए में बोला शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटी स्पेसिफाइड है वो नहीं है सप्लाई, और साथ साथ जिसमें गवर्नमेंट एनगेज है एज पब्लिक अथॉरिटी वो भी सप्लाई नहीं है। ठीक है, 7.1 में बोला, क्या बोला, सप्लाई इंक्लूड्स, और फिर ए बी सी डी। 7.2 क्या, सप्लाई एक्सक्लूड्स, कौन कौन, ए और बी, बात ही खत्म। आया समझ में, बोलो आया समझ में? ठीक है, सप्लाई नहीं है ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ध्यान रखना। नाउ 7.3, इसके बाद आता है 7.3, सेक्शन 7.3। 7.3 क्या बोलता है, 7.3 सीधी सीधी सी बात बोलता है कि भैया सब्जेक्ट टू दी सबसेक्शंस ऑफ 7.1 एंड 7.2, ठीक है, गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल specifies such transactions and activities which can be treated as supply of goods और supply of services। ठीक है, 7.3 यहाँ पे हमको बोलता है कि भैया अभी जो आपने बोला कि ये सप्लाई है और ये सप्लाई नहीं है वो तो ठीक है, बट किसी फ्यूचर डेट को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल ऐसी कुछ चीज़ों को सप्लाई बता सकती है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज बता सकती है जो उनको सही लगेगा, जो अभी या तो सप्लाई नहीं है उनको जीएसटी काउंसिल क्या कर सकती है, रिकमेंडेशन के सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको सप्लाई की डेफिनेशन में ला सकती है। तो 7.3 बोलता है, सुनने का 7.3 का क्या है, 7.3 बोलता है बच्चों, सब्जेक्ट टू सबसेक्शंस 1 and 2 the central government on the recommendations of the council, GST council, specify by notification the transaction that are to be treated as a supply of goods and not as supply of service, or a supply of service and not as supply of goods। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल क्या कर सकती है, किसी फ्यूचर डेट को ऐसा स्पेसिफाई कर सकती है कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ एंड दिस ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वहाँ पे यानी 7.3 में बता दिया गया है, बोला गया है कि जीएसटी काउंसिल अपने रिकमेंडेशन पे क्या कर सकती है, बता सकती है बाद में कि ये चीज़ गुड्स में आएगा, ये चीज़ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगा। ठीक है, बेसिकली इंपॉर्टेंट तो क्या है, 7.1 और 7.2 इंपॉर्टेंट है। 7.1 में बोला गया सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई, और फिर 7.2 में बोला गया सप्लाई एक्सक्लूड्स। 7.3 में बोल दिया किसी को लाना है तो ला सकते हैं। आए बस समझ में? तो ये था बच्चों हमारा सेक्शन नंबर 7। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे किसी को, बोलिए कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो यानी सेक्शन 7 में हमारे सामने 3 चीजें निकल के आई। ठीक है, एक तो शेड्यूल 1, एक शेड्यूल 2 और एक शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 दोनों सप्लाई हैं, शेड्यूल 3 सप्लाई नहीं है। तो हमको देखना रहेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी सप्लाई है और कौन कौन सी एक्टिविटी सप्लाई नहीं है। शेड्यूल 1 की एक खास बात है कि विदाउट कंसिडरेशन है तो भी वो सप्लाई है, और शेड्यूल 2 में बट वहाँ पे कंसिडरेशन रिक्वायर्ड होगा क्योंकि वहाँ पे एक्सप्रेसली उसने बोला नहीं है। एंड शेड्यूल 3 की खास बात है कि वो बोलता है कि ये सप्लाई नहीं है। तो समझो सप्लाई, सप्लाई 7 सेक्शन 7 ओके 7.1 सप्लाई इंक्लूड्स A all forms of supply in the form of sale, barter, transfer, exchange, lease, disposal, rental made or agreed to be made in the furtherance of business। ठीक है, एंड मेड फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई है। फिर बोला बी के अंदर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर बिजनेस, वो भी क्या है, सप्लाई है। फिर सी में बोला कि शेड्यूल 1 में जो दिया है ना वो भी सप्लाई है पर विदाउट कंसिडरेशन। फिर 7D में बोला, 7.1D में डी में बोला क्या कि शेड्यूल 2 में जो भी है ना वो भी सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई का हमको आ गया कि ये चीजें सप्लाई है। फिर आता है 7.2, वो बोलता है सप्लाई एक्सक्लूड्स, ये सप्लाई नहीं है। कौन कौन, एक तो शेड्यूल 3 में जो है और एक जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इसकी तरह पब्लिक अथॉरिटी की तरह। और 7.3 बोलता है कि भाई बात ऐसी है कि गवर्नमेंट चाहे तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल क्या कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा सेक्शन नंबर 7 कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का, जिसमें हमने देखा कि कौन सप्लाई है और कौन सप्लाई नहीं है। बोलो आया समझ में? ये भी लिख लेना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बोलो बच्चों यहाँ तक आया समझ में तुम लोग के?
हाँ इसको और हम अभी क्लासिफाई करेंगे, इसका भी हम एक चार्ट बनाएंगे, इसको हम और अभी हम क्लासिफाई करेंगे। सप्लाई में क्या सीधा सीधा आएगा सेक्शन 7, फिर 7.1 7.2 इस तरीके से। 7.1 में तो सप्लाई इंक्लूड, 7.2 में सप्लाई एक्सक्लूड्स, ठीक है। फिर 7.1 के अंदर 7.1 में भी ऐसा कि कंसिडरेशन एंड नॉट फॉर कंसिडरेशन, फिर उधर समझ रहे हो। और फिर 7 जो 2 था वहां तो था सप्लाई एक्सक्लूड, तो वहां पे शेड्यूल 3 आ जाएगा, बात ही खत्म। तो वो हम उसका एक फर्दर क्लासिफिकेशन भी करेंगे, ठीक है, चार्ट भी बनाएंगे हम उसका शॉर्ट में, ताकि हमको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा तुमको समझ में आया, सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुमको, सेक्शन 7 खत्म, समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो पूछने का, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम इसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे अच्छे से चार्ट पट बना के, और फिर हम हमारे आगे सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 9 पे चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।